यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय एवं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग टू ओवरकम क्राइसिस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यू टू कोविड-19 विषय पर 7 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र और शुभेच्छु प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी, माननीय कुलपति महोदय, अभी जिनका वक्तव्य मैं सुन रहा था प्रोफेसर B.R. रामकृष्णन जी, आदरणीय कुलपति यश व्यास यूनिवर्सिटी, डॉक्टर I.V. वासाव रेड्डी जी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग न्यू दिल्ली, एवं प्रोफेसर B.K. त्रिपाठी, डायरेक्टर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन BHU वाराणसी, हमारे विश्वविद्यालय के सहयोगी डॉक्टर हरेराम पांडे और वे सभी जो आज के कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं अथवा देख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुण विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और वस्तुतः आज इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। जब भी हम कोविड-19 की अवधि, घटनाओं और प्रभाव पर विचार करते हैं तो पहला असर जो दिखलाई देता है वह मनुष्य के व्यक्तित्व पर दिखलाई देता है। इस अदृश्य विषाणु के चलते दुनिया में वैकाशिक गतिविधियां अवरुद्ध हुई। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा यातायात पर, आजीविका पर, सांस्कृतिक गतिविधियों पर और फलतः सामाजिक और आर्थिक परिवेश ही बदल गया। हमने देखा कि किस तरह इस विषाणु के चलते पूरी दुनिया से कार्य करने के स्थल से लोगों का अपने मूल स्थान पर वापसी का कार्यक्रम चला, जिसे प्रतिपलायन का नाम दिया जाता है अथवा व्यवस्था की स्थिति का विस्थापन जिसे कहा जाता है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मूल कार्य स्थान छोड़ करके क्रमशः वापस आने लगे। किस तरह से औद्योगिक स्थान बंद हुए, शैक्षणिक संस्थान बंद हुए तथा आवागमन के साधन भी बंद हुए। ऐसे में एकमात्र उपाय जो दिखलाई दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर अथवा भेषजों के निर्देश पर अथवा प्रमुख चिकित्सा शास्त्रियों के निर्देश पर अथवा राष्ट्र नायकों के निर्देश पर कि लोग अनिवार्यतः मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि जीवन रक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबके लिए तय कर दिया गया कि आप गृहवास करें, होम आइसोलेशन की स्थिति में जाएं, अपने घर पर ही रहें। इसलिए जो मनुष्य से संबंधित गतिविधियां हैं वह सभी बाधित होने लगी। सीमित अवधि का लॉकडाउन, लंबी अवधि का लॉकडाउन, यह सब वे घटनाएं हैं जिसे हमने देखा। हम लोगों ने यह भी अनुभव किया कि इस कोरोना के चलते विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख सभी प्रकार के देश एक धरातल पर खड़े हो गए। दुनिया में जितने भी प्रकार के विवाद हैं वो थे की स्थिति में आ गए और सारे राष्ट्र एक कार्य करने लगे कैसे उनके यहाँ निवासियों का जीवन रक्षण हो सके। इसलिए जीवन रक्षण प्रमुख धर्म बन गया, प्रमुख कर्म बन गया। कानून व्यवस्था भी वहीं जाकर केंद्रित हो गई। इसमें कई समस्याएं उत्पन्न हुई। आजीविका के साधन निरुद्ध होने से लोगों के जीवन के सामने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई। एक लंबी अवधि तक घर में रहना पड़ा लोगों को। हम सब जानते हैं कि मनुष्य आज के दौर में भौतिकवादी सुविधाओं के चलते बहुत अधिक संचरणशील हो गया है। सुविधाओं के कारण भी, आवश्यकताओं के कारण भी, अपेक्षाओं के कारण भी। और ऐसे में अगर एक जगह रह जाना पड़े तो क्या स्थिति होगी। जीवन पद्धति बदल गई थी। हम लोग प्राकृतिक परिवेश से दूर हट गए थे। कंक्रीट के जंगलों में रहना ज्यादा सुखकर समझने लगे थे और हमें यह लगता था कि जो त्वरित आहार है शायद जीवन का आधार है, फास्ट फूड जिन्हें कहते हैं। हम भूल गए थे कि घरों का खाना क्या होता है। हम भूल गए थे परिवार के साथ रहना क्या होता है।
हम भूल गए थे कार्य की व्यस्तता या आधिक्य के चलते हमारे जो अपने सगे हैं, जुड़े हुए लोग हैं, हमसे संबंधित लोग हैं, हमारे संबंधियों से संबंधित लोग हैं जो देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, उनका भी कुशल क्षेम पूछना चाहिए। ये हम लोग भूल गए थे। लेकिन इस विषाणु ने एक ऐसी स्थिति ला दी कि हम सब अपने घरों में रहने लगे। घर का बना आहार माँ, बहन, बेटी द्वारा तैयार किया हुआ या स्वयं जो लोग बनाते हैं, इस आहार के माध्यम से हमने अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया, जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस दौर में हम लोगों ने देखा कैसे कोरोना के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में दुश्वारियां सामने आईं। जहां प्रथम फेज में चिकित्सालयों में वेंटिलेटर का अभाव था, बेड का अभाव था, वहीं द्वितीय फेज में ऑक्सीजन का अभाव तबाही का कारण बन गया। हमने आसपास जाते हुए लोगों को देखा चिकित्सालय में, उनमें से बहुतों को फिर आते हुए नहीं देखा। इन सब का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ा। हम घर में रहते रहते सोचने लगे, क्या हम घर की परिधि से बाहर जाएंगे? क्या इस विषाणु का, जिसका प्रभाव वैश्विक है, कभी विलोपन होगा? कभी यह विषाणु समापन की स्थिति में आएगा? यह सब हमारे चिंतन मनन के प्रश्न बन गए। जिनकी नौकरियां गई, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, जिसे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, उनके सामने भी समस्या उत्पन्न हुई कि हमारी आय के आधार पर जिन लोगों का भरण पोषण होता था, अथवा हमारी आय से संबंधित जिनकी अपेक्षाएं हो गई थीं, उनका अब क्या होगा? जो चिकित्सालय तक नहीं जा पाए, वो घर में ही अपना निदान करने लगे। यह भी बताया जाने लगा कि कोविड के दौर में दी जाने वाली औषधियों का आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, ना हो। हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट कितना खतरनाक है, और हम यह भी सुन रहे हैं कि इसकी तीसरी लहर आने वाली है। आप सहज अनुमान कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही हो, उसके व्यक्तित्व का विकास किस तरह से थमसा गया होगा, घर की परिचर्चा किस प्रकार की हो रही होगी, जहां अभाव की स्थिति है वहां की क्या स्थिति होगी। इस दौर में 3 कारण ऐसे बने जिसके चलते बहुत सारे लोग अवसाद में चले गए। एक कारण पहला अभाव का था, दूसरा इस व्याधि के दबाव का था, और तीसरा जो घर से हम काम कर रहे हैं उसे किस तरह हम फ्रूटफुल बना सकें, इसके तनाव का था। और जो चौथा प्रमुख कारण था, हम सभी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो परेशान थे अथवा प्रस्थान कर गए, उनसे लगाव का था। इन 4 कारणों ने व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। हम सोचने लगे कि यह दौर समाप्त हो और इसके लिए प्रयास किया जाए। आत्मसंयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा, आत्मबल के द्वारा अथवा लोगों के सहयोग के द्वारा इस परिस्थिति पर विजय पाने की कोशिश की गई। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के राष्ट्र नायक, हम सभी के संरक्षक माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर इसमें हम सभी को सुरक्षित रखने का मंत्र दिया। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया, उनको प्रेरित किया, और हम लोगों को भी अंदर से चैतन्य होने का सुझाव दिया। यही चैतन्यता, यही जागृति अंततः कोरोना के दुष्प्रभावों को सीमित करने का कारण बनी या बायस बनी। हम सभी ने देखा कि कैसे घर में रहते हुए कुछ खास स्थितियां बनी। हमने संयुक्त परिवार के महत्व को फिर समझ लिया। हमने सगे संबंधियों के बारे में हालचाल लेना आरंभ कर दिया। हमने यह भी जान लिया कि जो उत्सव धार्मिकता है सांस्कृतिक संदर्भों में आज के दौर में भीड़ के रूप में बदलना किसी भी तरह स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्र के लिए उपयुक्त नहीं है। समय परिवर्तन के साथ पुरानी स्थितियां फिर आएंगी, ऐसा विश्वास एक मन में था। घरों में बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया, बहुत सारे लोगों ने गायन सीख लिया, बहुत सारे लोगों ने
पेंटिंग सीख लिया, हम अपने को कैसे व्यस्त रखें। जिनके पास नृत्य कौशलता था इसका भी अभ्यास किया, लेकिन ये सारे अभ्यास हमको संभालने के लिए थे। लेकिन एक अंदर का जो भय था वह बहुत गूढ़ता महत्वपूर्ण था। एक नई संस्कृति आई जिसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। इस संस्कृति के चलते जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन तो हम करते रहे, उसके निर्वहन में हम आगे भी बढ़े, लेकिन जो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट के माध्यम से कार्य होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें आई। शिक्षा क्षेत्र कम प्रभावित हुआ क्योंकि पहली बार ऑनलाइन मोड से टोटल टीचिंग की व्यवस्था आरंभ हुई और शिक्षक लोग भी निरंतर अपना ज्ञानवर्धन भी करते रहे और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका दायरा बढ़ गया। उनकी संस्था से निकलकर उनकी भूमिका वैश्विक हो गई। दुनिया भर के विद्यार्थी शिक्षक लोगों से संवाद करने लगे। शिक्षा का क्षेत्र कम से कम प्रभावित रहा क्योंकि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया बाधित नहीं हुई, शोध की प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। निश्चय ही लैब बंद हुए, लेकिन उसके लिए भी सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण हमने सीखा, कैसे कंप्यूटर पर बैठकर प्रयोग किया जा सकता है। यह सारे कार्यक्रम चलते रहे। हमने देखा कि किस तरह कोरोना के चलते व्यक्तियों के अंदर बेचैनी उत्पन्न हुई। जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उस पर सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ और सबसे ज्यादा त्याग भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे हुए लोगों ने किया। द्वितीय चरण का अनुभव बताता है कैसे इससे बचने के लिए प्रथम चरण में भी यह स्थिति थी। आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना बहुत आवश्यक है। यह प्रतिरोधक क्षमता औषधियों से नहीं बढ़ सकती, यह स्वतः अंदर से ही बढ़ती है। औषधियां सपोर्टिंग डिवाइस हो सकती हैं, ओनली डिवाइस नहीं है। इसके लिए हमने योग का आश्रय लिया। हमने देखा कि जो योग से संपन्न लोग थे, जो नियमित योग करते थे, उनके ऊपर इस व्याधि का कम प्रभाव पड़ा। जो प्रकृति की गोद में हैं, उनके ऊपर इस व्याधि का कम प्रभाव पड़ा। व्याधि का प्रभाव तो सर्वत्र पड़ा, लेकिन कहीं कम पड़ा, कहीं बहुत ज्यादा पड़ा। हमारा श्वसन तंत्र कैसे सुरक्षित रहे, कैसे ठीक रहे, यह भी एक विचारणीय विषय बन गया। इसमें योग की महत्ता पर बार बार बात की गई कि हम ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। जो अवसाद की स्थिति से उससे मुक्त होना बहुत आवश्यक था। इसके लिए मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रयास किए गए। काउंसलर लोगों ने आगे बढ़कर के काम किया। शिक्षण संस्थानों में जो मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक हैं उन्होंने आगे बढ़कर काम किया। जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने बार बार प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि हम विषाणु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, करने वाले हैं, हमारे अंदर ही इसकी सामर्थ्य है। अभी हम लोग सुन रहे थे प्रोफेसर रामकृष्णन जी को योग के बारे में बहुत सारे फलक उन्होंने बताए। लगभग सभी आयामों का उन्होंने उद्घाटन भी किया। लेकिन मेरा जो मूल विषय था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के, वह जरूर ध्यान देने के लिए था कि हमारे पर्सनैलिटी के कई फलक हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी कहीं न कहीं प्रभावित हुए। जब भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी तो चिंता हुई कि कहीं कोरोना का विस्फोट फिर से न हो जाए। कहीं सांस्कृतिक उत्सव हुए तो चिंता हुई कि कहीं कोरोना का विस्फोट फिर से न हो जाए। औद्योगिक आस्थानों पर फिर से आवागमन शुरू हुआ तो एक चिंता हुई कि कैसे क्या करें। सामाजिक संदर्भों में लॉकडाउन हटा, मार्केट खुले, भीड़ बढ़ी तो थोड़ा संपर्क बढ़ा, फिर एक चिंता हुई कि कहीं ये व्याधि फिर न बढ़ जाए। आप लोग देख रहे हैं कि इस देश के कई प्रांतों में फिर से इसने गति पकड़ी है। दुनिया के विभिन्न देशों में, जिन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं, वहाँ भी इस विषाणु के किसी नए वेरिएंट ने फिर अपना कुप्रभाव डालना शुरू कर दिया है। अर्थात इस व्याधि के चलते संशय का दौर आरंभ हो गया पूरी दुनिया में। इस संशय से कैसे बचा जाए, दुविधा से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। इन उपायों में एक सर्वश्रेष्ठ उपाय
योग है, ऐसा अब सभी ने स्वीकार कर लिया है। आंतरिक क्षमता बढ़ाने के लिए जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, वनौषधियाँ, उसका प्रयोग करना लोगों ने आरंभ किया और उन वनस्पतियों का, औषधियों का बहुत ज़्यादा लाभ भी लोगों को मिला। इस पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने फिर से जान लिया कि तुलसी का पत्ता कितना महत्वपूर्ण है, काली मिर्च कितनी महत्वपूर्ण है, नीम की पत्ती कितनी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने देखा गिलोय कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया। अब शायद ही अपने देश का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो योग के बारे में न जान गया हो, क्योंकि योग से ही हमें कर्मों में भी कुशलता मिलती है और स्वास्थ्य रक्षण में भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। योग से ही आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ता है। योग से ही तनाव और नैराश्य की स्थितियां समाप्त होती हैं। योग से ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और मन की शांति होती है। इसीलिए इस बार योग दिवस पर घर पर योग, परिवार के साथ योग का एक ध्येय वाक्य चला, जिससे सभी को लाभ भी मिला। योग का आशय ही होता है शरीर से जोड़ना, शरीर की प्रवृत्तियों को आपस में जोड़ना, पुरुष का प्रकृति से जोड़ना, व्यक्ति का व्यक्ति से जोड़ना, सभ्यता का संस्कृति से जोड़ना और समाज का संस्कार से आवृत्त हो जाना। ये सब योग के आशय हैं। योग हमें मुक्त भी करता है, योग हमें युक्त भी करता है। मुक्त करता है तनाव से, व्याधियों से, युक्त करता है क्षमता से और आनंद की स्थिति से। इसीलिए हमारे यहाँ योग पर बहुत ज़्यादा बल है। भारत में तो जीवनचर्या ही योग से शुरू होती है। हम आप सभी जानते हैं कि जब अपने देश में शिशु का आगमन होता है तो उसके ऊपर जो माँ का स्नेह होता है और उसके साथ जो माँ की गतिविधियाँ होती हैं, कभी दोनों हाथ मिलाना आपस में, कभी एक हाथ को एक पैर से मिलाना, एक पैर को दूसरे हाथ से मिलाना, दोनों पैरों को ऊपर नीचे करना, ये सब योग की आवृत्तियाँ हैं। तो जन्म के साथ ही हमारे यहाँ योग की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। युवा काल में सूर्य नमस्कार की विधा है। सूर्य नमस्कार करने वाला कभी बीमार नहीं होगा, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। यह सब परंपरागत उपाय हैं। साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिनका निरंतर ध्यान रखना होता है, क्योंकि द्वितीय चरण में और प्रथम चरण में कोरोना के माना गया कि जो जितनी देर तक श्वसन तंत्र को सक्रिय रख सकता है, ऑक्सीजन अपने अंदर सुरक्षित रख सकता है, वह उतना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इस विषाणु ने फेफड़े पर प्रहार किया और फेफड़ा में अगर नियमित ऑक्सीजन की आपूर्ति है तो संक्रमण दर कम से कम हो सकता है। इसलिए योग के माध्यम से बहुत कुछ संभव हुआ और लोगों ने देखा कि योग का केवल लाभ ही लाभ है। हमारे यहाँ तो मान्यता ही है कि योग कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता मिलती है, सब कुछ प्रदान करता है योग। हमारे यहाँ गीता में योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया, पतंजलि ने बहुत कुछ कहा। अभी मैं सुन भी रहा था इन सारी बातों के संदर्भ में। वस्तुतः योगाभ्यास से स्मृति शुद्ध होती है, चित्त निर्विकार होता है और बुद्धि ऋतंभरा हो जाती है। आचार विचार और व्यवहार का परिमार्जन हो जाता है और हम किसी भी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाते हैं। व्याध से लड़ने की क्षमता शरीर में ही होती है। योग से ही शारीरिक क्षमता का विस्तार होता है और फलतः मनोरथ सिद्ध होता है। योग ही धैर्य, संयम, संतोष, सद्भावना, संवेदना का मूल आधार होता है। इसलिए योग के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। जितनी संभावनाएं हैं मनुष्य के विकास की, उन संभावनाओं के द्वार हम योग के माध्यम से खोल सकते हैं। चाहे तनाव की स्थिति हो, अवसाद की स्थिति हो या किसी प्रकार की भी दैहिक कमजोरी हो, तो योग के माध्यम से ठीक हो सकता है। वस्तुतः योग हमारा मनोबल बढ़ाता है,
और जिसका मनोबल ऊंचा है वह निरंतर सफल होता ही होता है। उसके लिए कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे वह प्राप्त न कर ले। इसलिए योग का आश्रय लिया जाना चाहिए। आज जरूरत है कि हम भारतीय परंपरा का विस्तार करें। हमारे यहाँ की व्यवस्था में सबके उन्नति की बात की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए सबका उन्नयन हो यह देखना हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है और हमारा संस्कार है। योग के माध्यम से हमने दुनिया को जोड़ा है और योग के माध्यम से ही हमने कोरोना के चेन को तोड़ा है, यह समझने की बात है। हम अब वैक्सीनेशन ले रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे एक आश्वस्त मिलती है, आश्वस्त मिलती है हमें योग की साधना से भी। इसलिए हमें नियमित योग का आश्रय लेना चाहिए, योग का अवलंबन करना चाहिए। एक बहुत अच्छा संदर्भ आता है योग के लिए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम, कि जो योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर है वहाँ व्याधि, वार्धक्य और मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। इसलिए हमें योग का अवलंबन करना चाहिए। इसके माध्यम से जो भी इस कोरोना के कुप्रभाव से कठिनाइयाँ आई हैं उनका निर्मूलन सहज संभव बन पाता है। चाहे वह तनाव हो या अवसाद हो अथवा मन की दुर्बलता हो, सबको दूर करने का श्रेष्ठतम उपाय योग है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यशाला इस ध्येय को पूरा करेगी और न केवल इस देश में अपितु पूरे विश्व में नैरोग्यता का माहौल बनाएगी, क्योंकि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। आरंभ में ही मैंने कहा कि अब हम सबकी चिंता करने लगे हैं। कोरोना काल में हमने सबका कुशल क्षेम पूछा, जो अपने देश में हैं, अपने देश से संबंधित हैं, दूसरे देश में हैं, सबका हाल चाल पूछा। एक निकटता बढ़ी जिसे मानवीय संवेदना कहते हैं, और यह संवेदना और बढ़े। हम एक दूसरे का दुख जरूर पूछें, क्योंकि हमारी मान्यता है अयम निजः परो वेति गणना चेतसा उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी धरा ही उदार चरित्र वालों के लिए एक परिवार है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए, परिवार की चिंता करनी चाहिए, राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए और सर्वोपरि मानवता की चिंता करनी चाहिए। और इस चिंता में योग सबसे प्रमुख सहायक साधन है। हमें इसका अवलंबन करना चाहिए। यह कार्यशाला सफल हो अपने ध्येय में, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं और सभी आयोजक गण को बहुत साधुवाद। धन्यवाद। नमस्कार।